हेलो एवरीवन। जो ये हमारा लेक्चर होने वाला है ये होगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के ऊपर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट, मैं यूँ कह सकता हूँ अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट इसी को आप मान सकते हो, क्योंकि इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हम इस एक्ट को फटाफट ख़त्म कर देते हैं। जो भी सारे पॉइंट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं एक बार के लिए ट्रेड यूनियन का सोचने लग गया था कि यार मैंने इतने सारे पॉइंट इसमें डाले नहीं है, तो मैं ट्रेड यूनियन का सोच रहा था। ट्रेड यूनियन काफ़ी थोड़ा थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं सबसे लास्ट में उसको कराने वाला हूँ। तो इसमें हम फटाफट सारे कर देंगे, बहुत ही 15-20 मिनट में इसको ख़त्म कर देंगे। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 तो आया कब? 1947 में। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड मशीनरी फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट। समझौता, सेटलमेंट मतलब समझौता, हिंदी के लिए बता रहा हूँ मैं। ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं मतभेद होना, कि किसी का ओपिनियन कुछ और है और किसी का ओपिनियन कुछ और है। ये दोनों आपस में जब टकराएंगे तो मतभेद होंगे, और उससे आ, वो मान लो वर्कमैन कहेंगे इस स्पेसिफिक एक्ट में, कोई मज़दूर है, इनको अब हिंदी में समझा देता हूँ मैं देसी भाषा में समझने के लिए। आप मज़दूर देखो, मज़दूर है, मालिक है, मालिक एक है, ये दूसरी कंपनी का मालिक है, दूसरी फैक्ट्री का मालिक है। तो कैसे कैसे मतभेद हो सकते हैं यहाँ पे? किसी फैक्ट्री में वर्कमैन है, एक दूसरा मजदूर है, इन दोनों के बीच में मतभेद हो सकता है। इन वर्कमैन या मालिक के बीच में मतभेद हो सकता है, या फिर इन दोनों अलग अलग कंपनी के मालिकों के बीच में मतभेद हो सकता है। इनके ओपिनियन कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, कि जैसे कहें कि इसकी फैक्ट्री यहाँ पे, इसकी फैक्ट्री यहाँ पे, और यहाँ पे एक वेस्ट, यहाँ से कोई नाला जा रहा है, यहाँ पे ये वेस्ट डिस्पोजल कर रहे हैं और ये भी इसका वेस्ट इसमें डाल रहे हैं। तो इसी बात पे लेकर इनका मतभेद हो सकता है, किसी भी चीज़ पे मतभेद हो सकता है, इनका ओपिनियन कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तो इस तरह इनका मतभेद हो सकता है। तो इनको सुलझाने के लिए, क्यों सुलझाए? कोई मान लो इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सुलझा रही है, तो उनका क्या फ़ायदा इसमें? कि भाई फ़ायदा है, अगर ये दोनों के बीच में लड़ाई चलती रहेगी, मान लो एक बार के लिए इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, इसकी कंपनी बंद हो गई, मान लो बहुत बड़ी कंपनी है, इसकी कंपनी बंद हो गई, तो इसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे पड़ता ही है। मज़दूरों ने काम करना छोड़ दिया, वर्कमेंस ने काम करना छोड़ दिया, तो भी इसका इफेक्ट इकोनॉमी पे पड़ेगा। तो और देश की, जो देश किस पर टिका हुआ है? देश की इकोनॉमी पे टिका हुआ है। तो इसलिए सरकार का दायित्व हो जाता है कि इन कन्फ्लिक्ट्स को, इन डिस्प्यूट्स को वो सुलझाए। तो हमने पहला पॉइंट देखा, एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स टू इंश्योर इंडस्ट्रियल पीस एंड हारमोनी। तो ये क्लियर होगा आपको। सिक्योर सोशल जस्टिस टू बोथ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स। तो इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव ये है। थोड़ा और डिटेल में इसको हटाओ, प्राइमरी, ये एआई कुछ भी लिख देता है कभी कभी, प्राइमरी सेकेंडरी हटाओ। तो ऑब्जेक्टिव वही है जो हमने ऊपर पढ़े। प्रमोट इंडस्ट्रियल पीस एंड प्रिवेंट डिस्प्यूट्स, प्रोवाइड मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, सेफ गार्ड वर्कमैन्स राइट्स अगेंस्ट अनफेयर डिसमिसल, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, क्लोजर। ये जो टर्म्स हम आगे देखेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। एंश्योर कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड कंसिलेशन। कंसिलेशन का मतलब भी मेरे भाई समझौता होता है, समझौता, ठीक है, समझौता। प्रोटेक्ट इंडस्ट्रीज फ्रॉम अननेसेसरी स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज़ में अननेसेसरीली स्ट्राइक्स होंगे, लॉकआउट्स होंगे, तो उनके प्रोडक्शन पे या फिर वो जो भी काम करते हैं उस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इसका इफेक्ट इकोनॉमी पे, देश की इकोनॉमी पे पड़ता है, और देश की इकोनॉमी अगर डगमगाती है तो पूरा देश डगमगा जाता है। इसलिए सरकार का कर्तव्य बनता है कि इन चीज़ों को वो शॉर्ट आउट करे, जो भी डिस्प्यूट हो रहे हैं उनको। देन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट सर्व एज stone legislation for maintaining harmonious industrial relations in India establishing ये, ठीक है, वही चीज़ है इसका मतलब पूरे का। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो हमने यहाँ पे देखा था कि ये डिसमिसल, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, क्लोजर, इनका मतलब क्या और कौन कौन से सेक्शन में दे रखा है। तो इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 में दे रखी है। तो सेक्शन 2 के जे में क्या दे रखा है? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब
any systematic activity carried on by cooperation between employer and workmen फॉर प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, नॉर्मल लिखा हुआ है। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स किस में देख रहे हैं? 2K में, डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन और अमॉन्ग वर्कमैन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंडीशंस ऑफ लेबर। तो ये देखो, इसमें 3 तरह से डिस्प्यूट हो सकता है, जैसे मैंने ऊपर बताया। एक तो कोई इंडस्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं तो वर्कमैन और वर्कमैन में हो सकता है, तो और वर्कमैन और उसका जो एम्प्लॉयर है उसके बीच में हो सकता है। और दूसरे कोई एम्प्लॉयर और कोई दूसरे एम्प्लॉयर, दो दो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के एम्प्लॉयर के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है किसी चीज़ को लेकर। तो ये सब चीज़ें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेक्शन 2K में आ जाता है। और किस किस चीज़ पे हो सकता है? जैसे एम्प्लॉयमेंट पे, नॉन एम्प्लॉयमेंट पे, कि काम हो काम नहीं है इसके ऊपर, टर्म्स ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे हो सकता है, कंडीशंस ऑफ लेबर पे हो सकता है। कई कंडीशंस ऑफ लेबर में जैसे कहे कि ये थोड़ा यहाँ पे कुछ कचरा फैला हुआ रहता है तो इस वजह से मज़दूर काम नहीं कर पा रहे, तो इस कचरे को हटाओ। तो और मैनेजमेंट कह रहा है कि यही हम नहीं हटाएंगे, ये हमारे पास इसका बजट नहीं है, तो इस चीज़ पे मान लो वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। तो ये सब डिस्प्यूट्स ही हैं। और वर्कमैन का मतलब क्या होता है? जो सेक्शन 2S में दे रखा है, एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री डूइंग मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लरिकल, सुपरवाइजरी वर्क, नॉट मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव। इसको आप बस थोड़ा सा ये इसमें ये याद कर लेना, कोई मैनेजर पे और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है किसी भी जगह पे, तो उनको वर्कमैन में हम काउंट नहीं करेंगे पर्टिकुलर फॉर दिस एक्ट, ठीक है। और एम्प्लॉयर की डेफिनेशन इस एक्ट में क्या दे रखी है? सेक्शन 2G में, पर्सन एम्प्लॉइंग वर्कमैन इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। कोई भी कोई भी एक पर्सन, कोई भी जो पर्सन है वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है किसको? किसी वर्कमैन को या किसी कॉन्ट्रैक्टर को, उसको एम्प्लॉयर कहा गया। ले ऑफ सेक्शन 2KK में दे रखा है, इस सेक्शन के 2KK में। ले ऑफ का मतलब क्या है? ये एम्प्लॉयर की तरफ से होता है। एम्प्लॉयर, इतने सारे में आप समझ तो गए होंगे कि एम्प्लॉयर कौन होता है। एम्प्लॉयर का मतलब में मालिक होता है। कहीं मैं इतने लेक्चर्स बता दिए और आपको एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का ही मतलब बताना हो भाई, ठीक है। लेफ्ट देखो, इनेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। अगर जैसे एम्प्लॉयर है वो अनेबल है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए, किस वजह से? शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है, पावर नहीं है, ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी ख़राब हो गई है, या कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई है, तो उसकी वजह से वो प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है काम मज़दूरों को, तो उसको ले ऑफ कहेंगे वो, तो फिर हटाएगा ही किसी लोगों को। रिट्रेंचमेंट सेक्शन 200, इसमें रिट्रेंचमेंट के बारे में, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ वर्कमैन बाय एम्प्लॉयर फॉर एनी रीजन अदर देन, इनके अलावा, कौन कौन से? इनके अलावा डिसिप्लिनरी एक्शन, वॉलंटरी रिटायरमेंट, सुपरएन्यूशन और कंटिन्यूड इल हेल्थ। इनके अलावा अगर किसी और रीजन से वो किसी को टर्मिनेट कर रहे हैं तो वो रिट्रेंचमेंट बोला जाएगा। दूसरा, स्ट्राइक जो सेक्शन 2Q में है, सेसेशन ऑफ वर्क बाय ग्रुप ऑफ वर्कर इन कंसर्ट। स्ट्राइक का मतलब आपने देखा हड़ताल, हिंदी में समझ लो, और हड़ताल जानते हो आप क्या? तो वही है स्ट्राइक जो सेक्शन 2Q में। लॉकआउट, ये भी एम्प्लॉयर की तरफ से होता है। टेम्परेरीली क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। और सेटलमेंट मतलब समझौता जो भी है, सेटलमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन रीच्ड विद हेल्प ऑफ कॉन्सिलेशन ऑफिसर। कॉन्सिलेशन ऑफिसर क्या है ये हम आगे देखेंगे, इसको समझौता अधिकारी कहते हैं। समझौता अधिकारी। और जो अगर सेक्शन 2 जो भी सेक्शन 2P है, इसमें जो सेटलमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये किसी डिस्प्यूट का सेटलमेंट हो रहा है, समझौता हो रहा है, ये कॉन्सिलेशन ऑफिसर के द्वारा हो रहा है, तो ये बाइंडिंग इन नेचर रहता है। बाइंडिंग इन नेचर, इसका मतलब इसको मानना ही पड़ता है। चलो आओ अब ऑथोरिटीज़ की बात करते हैं। जैसे कॉन्सिलेशन ऑफिसर हमने ऊपर देखा, वो और भी कौन कौन सी ऑथोरिटीज़ है इसमें देखते हैं। ऑथोरिटीज़ अंडर दिस एक्ट, वर्क्स कमेटी सेक्शन 3 में दे रखा है। कोई भी ऐसे एस्टेब्लिशमेंट जिनमें 100 से ज़्यादा वर्कमैन है उनके लिए है। कॉम्प्रोमाइज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, एम्प्लॉयर की तरफ से और जो मज़दूर है उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इसमें, अगर 100 से ज़्यादा है वर्कमैन है तो। प्रमोट्स एमिटी एंड गुड रिलेशंस, एमिटी का मतलब
बंधुत्व होता है, भाईचारा, बंधुत्व जो भी कहते हैं, दिस इज अ पॉजिटिव वर्ड। और कॉन्सिलेशन ऑफिसर जो सेक्शन 4 में दे रखा है, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, ड्यूटी क्या होती है इसकी, टू मेडिटेट एंड प्रमोट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप पढ़ लोगे, बहुत ही शॉर्ट में वैसे नोट्स बना दिए हैं, आप इनको वैसे भी पढ़ लोगे तो भी आपको समझ आएगा। बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन, तो देखिए वर्क कमेटी होती है, एक कॉन्सिलेशन ऑफिसर होता है, एक बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन होता है जो सेक्शन 5 में। तो इसमें चेयरमैन होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट। और 2 या 4 इसमें जो मेंबर होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज में, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखें, इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे अगर 2 जा रहे हैं तो एक वर्कर की तरफ से होगा, वर्कमैन की तरफ से, और एक एम्प्लॉयर की तरफ से होगा, और 4 जा रहे हैं तो 2 वर्कमैन की तरफ से होंगे और 2 एम्प्लॉयर की तरफ से होंगे, तो इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। और कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी जो सेक्शन 6 में, कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी में इंक्वायर इनटू मैटर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, जिसमें कौन कौन से आते हैं, तो लेबर कोर्ट्स आ जाता है, तो सेक्शन 7 में दे रखा है। इसमें एक पर्सन होना चाहिए जो कि जज, प्रीसाइडेड जज होना चाहिए, और एजुकेट ऑन मैटर्स ऑफ सेकंड शेड्यूल। जो शेड्यूल है इसमें अलग अलग एक्ट में अलग अलग शेड्यूल होते हैं, इसमें टोटल 5 शेड्यूल हम देखेंगे जो लास्ट में देख लेंगे। तो जो सेकंड शेड्यूल है उस पर वर्डिक्ट वगैरह कौन देगा, लेबर कोर्ट्स, मतलब दे सकता है सेकंड शेड्यूल पे। और जैसे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल से जो सेक्शन 7A में, ये सिर्फ सेकंड पे दे सकता है, ये सेकंड और ये थर्ड दोनों पे दे सकता है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स। 1 और मोर जजेस, एक या एक से ज़्यादा जजेस हो सकते हैं जो सेकंड और थर्ड शेड्यूल पे अपने जजमेंट्स या जो भी इनके फैसले होते हैं वो दे सकते हैं। नेशनल ट्रिब्यूनल सेक्शन 7B, ये किस लिए होता है, इम्पोर्टेंस, नेशनल इम्पोर्टेंस के अगर कोई डिस्प्यूट हो जाते हैं, या फिर इंडस्ट्रीज़ इन मोर देन वन स्टेट, एक से ज़्यादा स्टेट्स में इंडस्ट्रीज़ है, उनके डिस्प्यूट्स हो जा रहे हैं, तो ये उसमें काम करता है फिर नेशनल ट्रिब्यूनल। रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट सेक्शन 10 एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर, ये कैसे कैसे होता है वो देखो। रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में हम बहुत बार देख चुके हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आ जाती है। तो मे रेफर डिस्प्यूट्स टू लेबर कोर्ट को भी दे सकती है, ट्रिब्यूनल को भी दे सकती है, नेशनल ट्रिब्यूनल को भी दे सकता है। प्रोसीजर एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, कंसाइलेशन ऑफिसर होगा, बाई कंसाइलेशन होगा, समझौता होगा किसके द्वारा, कंसाइलेशन ऑफिसर के द्वारा। और वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन हो सकता है, मतलब दोनों चुन सकते हैं किसी को, कि हम इस आदमी को, दोनों तरफ से कहते हैं कि हम इस आदमी को हम दोनों के लिए चुनते हैं, और बोथ पार्टीज में रेफर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, किसी एक को चुन लेते हैं जो सेक्शन 10A में। तो अगर वो दोनों वो एक जो भी कोई भी आदमी या यूनियन जो भी है उसको वो खुद की इच्छा से चुन लेते हैं। और एजुडिक्शन, इसमें लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, नेशनल, ये सेम चीज़ है यहाँ पे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइजेस, कन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर वर्क, ये हमने पढ़ लिया है। कंसाइलेशन प्रोसेस, कंसाइलेशन ऑफिसर मेडिसिन बिटवीन, ये भी हमने पढ़ लिया। वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन पढ़ लिया, और ये भी पढ़ लिया। स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, अब इनके कुछ रूल्स होते हैं जो वैसे तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इनमें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ देखते हैं, और जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सिर्फ वही देखते हैं। तो प्रोहिबिशन इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, प्रोहिबिटेड विदाउट 14 डेज प्रीयर नोटिस। अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में कोई स्ट्राइक या लॉकआउट हो रही है, अब ये क्या है, हम अभी आगे शेड्यूल देखेंगे उसमें हम देख लेंगे ये क्या है। अभी के लिए मान लो कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में अगर कोई स्ट्राइक हो रही है तो उसका 14 दिन पहले पीरियर नोटिस देना पड़ेगा। जनरल प्रोहिबिशन क्या है, स्ट्राइक, ये सब इनके लिए स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स के लिए। स्ट्राइक एंड लॉकआउट क्या है ऊपर देख चुके हैं हम। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ कंसाइलेशन, ट्रिब्यूनल और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, सेक्शन 23। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है, इसमें कहते हैं, इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई भी समझौता, कंसाइलेशन चल रहा है, कोई भी ट्रिब्यूनल का कोई जिसने कोई वर्डिक्ट दे दिया है, या फिर आप वहाँ पे जज पहुँच चुके हैं और वो अपना फ़ैसला देना बाकी है, उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही है या फैसला दे दिया है, पेंडिंग है, तो उस केस में स्ट्राइक और लॉकआउट उसके दौरान नहीं होना चाहिए। इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स इफ़ कमेंस इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 22, ये सेक्शन 22 है, ये सेक्शन 23 में ये बता। और कंटिन्यूड आफ्टर प्रोहिबिशन ऑर्डर, इसका मतलब है कि दोनों चीज़ें हो रही हैं, ये दोनों प्रोहिबिटेड है, इन दोनों के इफ़ कमेंस इन कंट्रावेशन, इन दोनों के ऊपर जजमेंट दे दिया है,
ये जो भी हो रहा था इन दोनों के ऊपर जजमेंट दे दिया, तो उसके बाद वो नहीं होनी चाहिए स्ट्राइक एंड लॉकआउट। और कंटिन्यूड आफ्टर प्रोहिबिशन ऑर्डर, और उसको मना कर दिया है उनको कि तुम स्ट्राइक और लॉकआउट नहीं करोगे, उसके बाद भी वो कर रहे हैं, तो ये इलीगल। तो इम्पोर्टेंट नोट्स में क्या देख रखा है इसने, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज विदाउट प्रॉपर नोटिस आर इलीगल एंड कैन लीड टू पेनल्टीज अंडर द एक्ट। वही चीज़ जो हम ऊपर देखने वाले हैं। ले ऑफ क्या होता है, रिट्रेंचमेंट देख लिया हमने, और क्लोजर देख लिया जो चैप्टर 5A और 5B में। ले ऑफ में क्या 25C में, इसमें क्या क्या देना पड़ता है एम्प्लॉयर को। देखो अगर ले ऑफ कर रहा है तो वर्कमैन एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन इक्वल टू 50% ऑफ बेसिक वेजेस प्लस डी। अगर कोई एम्प्लॉयर किसी को ले ऑफ कर रहा है, किसी एम्प्लॉय को, तो उसको 50% ऑफ वेजेस देना पड़ेगा, साथ में डीए देना पड़ेगा। रिट्रेंचमेंट कर रहा है तो सेक्शन 25F में उसके लिए ऐसा कहा गया कि 1 महीने का पहले नोटिस देना पड़ेगा, या फिर 1 महीने का उसको बदले में वेजेस देना पड़ेगा। और रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, अगर कंपनसेशन दे रहा है तो 15 डेज एवरेज पे पर ईयर ऑफ सर्विस। इसका मतलब होता है कि 15 दिन का। अब आप पूरा देख लो, 1 महीने में कितना एवरेज 15 डेज का उसका बेसिक पे जो भी पे बन रहा है उसका, वो उसको देना पड़ेगा कंपनसेशन। और अगर वो रिट्रेंचमेंट कर रहा है तो उसका नोटिस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कि हम ये आदमी इसको टर्मिनेट कर रहे हैं। टर्मिनेट की जगह ये वर्ड यूज़ करेंगे फिर, क्योंकि अदर देन कुछ स्पेशल चीज़ों के अलावा अगर वो निकाल रहा है तो इस वर्ड को यूज़ करते हैं। और क्लोजर सेक्शन 25FFF में दे रखा है कंपनसेशन सेम एज रिट्रेचमेंट। इस क्लोजर में भी सेम इसके जैसे होगा। अगर कोई काम वो एस्टेब्लिशमेंट है, कहाँ गया भाई, चल क्यों नहीं रहा, एस्टेब्लिशमेंट है वो अगर बंद हो रहा है तो उसको भी इस केस में उसको ये सब चीज़ें देनी पड़ेगी। स्पेशल प्रोविजन फॉर लार्जर इंडस्ट्रीज़, अगर 100 से ज़्यादा वर्कमैन है तो चैप्टर 5B में इसके लिए दे रखा है कि prior permission from government required for lay off, retrenchment and closure। कोई स्पेशल प्रोविज़न है क्या है, अगर कोई लार्जर इंडस्ट्रीज़ है, लार्जर इंडस्ट्रीज मतलब 100 से ज़्यादा वर्कर है उसमें, तो इनका भविष्य इस इंडस्ट्री के हाथों में, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये रूल बना रखा है कि अगर कुछ कोई भी ले ऑफ कर रहा है या रिट्रेंच कर रहा है या क्लोज कर रहा है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को जो इंडस्ट्री है उसको गवर्नमेंट को प्रीरियर परमिशन लेनी पड़ेगी इन चीज़ों को करने के लिए। ठीक है, ये क्या है, ये कोई काम का नहीं, हटाओ इनको, हटाओ। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस एंड पेनल्टीज़। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, तो इसमें क्या क्या होता है देखो, जो ये सेक्शन 25T एंड 25U में STU एम्प्लॉयर्स वर्कमैन ट्रेड यूनियंस प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंडगलिंग इन अनफेयर प्रैक्टिसेस। अनफेयर प्रैक्टिसेस में इन सब का नहीं पाया जाना चाहिए, तो उन पे अगर ऐसा पाया गया तो उन पे पेनल्टीज इम्पोज की जा सकती है। जैसे कि एग्जांपल है ULP का, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस का, जैसे विक्टिमाइजेशन हो गया, रिफ्यूजल टू बार्गेन हो गया, कोर्सिव स्ट्राइक्स हो गई, इलीगल लॉकआउट्स हो गई, ये सब में ये विलुप्त नहीं, क्या कहते हैं यार हिंदी में उसको, छोड़ो, इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए इन चीज़ों में। ये लोग एम्प्लॉय वर्कमैन ट्रेड यूनियंस इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं पाए जाने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो रुपीज़ का साइन नहीं बन रहा क्या यार, अगर ऐसा पाया जाता है तो ये पनिशेबल है, तो इसमें 6 महीने तक की जेल हो, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, और फाइन लग सकता है 1000 रुपये तक का या बहुत। ठीक है, अब पेनल्टीज है, इलीगल स्ट्राइक्स या लॉकआउट कर रहे हैं तो फाइन अप टू ₹50, ये डेली की बात हो रही है, डेली, जो कि 1000 रुपये तक लग सकता है अगर ये कंटिन्यू किया जाता है, इलीगल स्ट्राइक या लॉकआउट किया जाता है तो। इंस्टिगेशन, इसका मतलब इसमें इंस्टिगेशन में अगर वो पाए जाते हैं तो अप टू 6 मंथ्स इम्प्रीजनमेंट हो सकता है या फाइन हो सकता है अप टू 1000 रुपीज़। ब्रीच ऑफ सेटलमेंट, अब सेटलमेंट मैंने कहा था कि बाइंडिंग इन नेचर होता है।
अब किसी भी कंसाइलेशन ऑफिसर या किसी भी ट्रिब्यूनल या कोर्ट ने, जो भी लेबर कोर्ट है, जो भी हमने ऊपर इसमें ऑथोरिटीज़ पढ़ी थी, वो कोई फैसला दे देती है, सेटलमेंट कर देती है। तो अगर उसको नहीं माना जाता है उस सेटलमेंट को, तो मतलब वो क्या हो गया, ब्रीच ऑफ सेटलमेंट हो गया। तो इसमें इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स और फाइन हो सकता है। हटाओ इसको। अब जो शेड्यूल्स की बात कर रहे थे कि मैं 5 शेड्यूल्स इस एक्ट में जो बताने वाला हूँ, तो फर्स्ट शेड्यूल, अब सेकंड शेड्यूल और सेकंड और थर्ड शेड्यूल हमने देखा था, जिसमें वो था लेबर कोड था, जिसमें लेबर कोड इसमें सेकंड शेड्यूल में दे रहा था। एक बार वापस हम रिवाइज करते हैं। देखो, ये रहा लेबर कोड था जो शेड्यूल सेकंड में अपने जो फैसले सुना सकता है, और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स है जो सेकंड और थर्ड में अपने फैसले सुना सकता है, जो ऊपर हमने डिस्कस किया था। अब शेड्यूल्स में फर्स्ट में क्या है, इंडस्ट्रीज डिक्लेयर्ड एज पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। जो मैं कह रहा था कि अब नीचे डिस्कस करेंगे, वो फर्स्ट शेड्यूल की बात हो रही थी, जहाँ पे पेनल्टीज़ में ये रहा, प्रोहिबिशन इन, अगर कोई शेड्यूल 1 में जो एम्प्लॉयमेंट है, अगर उन चीज़ों में अगर वो स्ट्राइक्स और लॉकआउट पाई जाती है, तो उसके लिए 14 डेज प्रीवियर नोटिस देना पड़ता है, जो कि कौन सी शेड्यूल फर्स्ट में आती है ये सब चीज़, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। शेड्यूल सेकंड में मैटर्स विद इन जुरिडिक्शन ऑफ लेबर कोर्ट्स, जिसमें स्टैंडिंग ऑर्डर्स, डिस्चार्ज, डिसमिसल, लीगलिटी ऑफ स्ट्राइक्स और रिट्रेंचमेंट, इन ये शेड्यूल सेकंड में आता है, जिनके ऊपर लेबर कोर्ट अपने जजमेंट्स दे सकता है। थर्ड शेड्यूल में ये देख, जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल साथ मैटर्स विद इन जुरिडिक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, इसमें वेजेस के ऊपर ये अपने वर्डिक्ट दे सकता है। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कंपनसेटरी एंड अदर अलाउंसेस पे बोल सकता है, हावर्स ऑफ वर्क, लीव, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और क्लासिफिकेशन बाय ग्रेड, इन सब चीज़ों पे ये इसके जुरिडिक्शन में आता है, किसके, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स के। फोर्थ शेड्यूल कंडीशंस ऑफ सर्विस चेंज रिक्वायरिंग नोटिस, कोई सर्विस चेंज हो रही है या कर रहा है तो उसकी कंडीशंस होती है, उसका नोटिस शेड्यूल 4 में आता है। और फिफ्थ शेड्यूल में यूएलपी, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, जैसे विक्टिमाइजेशन हो गए, इलीगल स्ट्राइक्स हो गई, वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, ये क्या है, प्रैक्टिस अंडर द एक्ट क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिव, जो इसको हटाओ, जो इम्पोर्टेंट था वो मैं बताता जा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन अभी स्लाइड में डली गए तो हम डिस्कस कर लेते हैं। 1947 में एक्ट आया था, 1982 में अमेंडमेंट हुआ, डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री वाइडेंड टू इंक्लूड मोर सेक्टर्स एंड एक्टिविटीज़, इंडस्ट्री को थोड़ा और वाइड कर दिया गया था। 1984 में फिर अमेंडमेंट हुआ, स्ट्रिक्ट प्रोविजंस फॉर ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, क्लोजर इन लार्ज इंडस्ट्रीज़, जो हमने देखा था लार्ज इंडस्ट्रीज़ में आपको प्रीरियर परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर जो कहीं पे 100+ वर्कर्स है तो वहाँ पे आप क्लोजर या रिट्रेंचमेंट या ले ऑफ कर रहे हो तो उसके लिए आपको प्रीरियर परमिशन लेनी पड़ेगी, वो हमने ऊपर देख लिया। 2010 में अमेंडमेंट इन पेनल्टीज एंड रिकॉग्निशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये भी इतनी काम की चीज़ नहीं है, जो हमने ऊपर पढ़ लिया वो सब काम की चीज़ है। तो एक बार वापस मैं आपको रिवाइज कराता हूँ पूरा, जो जो इम्पोर्टेंट है। 1947 में आया था, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको याद रखने हैं थोड़ा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जिसमें पूछ लेता है कि इन तीनों के बारे में, जो तीनों मैंने बताए, और स्ट्राइक, लॉकआउट, सेटलमेंट, ले ऑफ, इन चीज़ों को आपको ठीक से ध्यान रखना है। और इसके जो स्ट्रक्चर है ऑथोरिटीज़ में कौन कौन है, बेसिकली आपको ये याद रखना है, और सेक्शन के साथ याद रख लो तो बहुत अच्छा है। जैसे कंसाइलेशन ऑफिसर पूछ लेता है तो सेक्शन 4 में है, डायरेक्ट भी इस पे सवाल बन जाता है। पूछ लेता है कि लेबर कोड्स, सेक्शन 7 में है। और सेक्शंस इसमें इम्पोर्टेंट है थोड़ा कि कौन से सेक्शन में क्या चीज़ दे रखी है, इसलिए मैं इसमें सेक्शंस लिख के लाया हूँ सारे। और ऐसे सीधा पूछ लेगी, वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 10 है। ठीक है, और विच वन ऑफ इज बाइंडिंग इन नेचर, तो उसमें ऐसे लिख देगा सेटलमेंट वाला, तो सेटलमेंट बाइंडिंग इन नेचर होता है, ये आपको पता है, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइक्स एंड लीगल आउट, कोई बात नहीं, इनको हटाओ, थोड़ा इनका सेक्शन भी देख लीजिएगा। ले ऑफ, पेनल्टीज़ वगैरह में एक पेनल्टीज़ वाला जो सेक्शन है, कहाँ गया इरा, इसको भी ठीक से नोट कर लेना। और शेड्यूल्स तो
वैसे ही इम्पोर्टेंट है सबकी। अगर इसमें मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में उस लेक्चर की शेड्यूल सेकंड बताई थी, और इसमें मैं पांचों बता रहा हूँ। पांचों इसलिए इनको मैं स्किप भी कर सकता था, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस लेक्चर में इम्पोर्टेंट है, इस वाले एक्ट में इम्पोर्टेंट है शेड्यूल सेकंड। वो सीधा सीधा पूछ लेगा कि शेड्यूल सेकंड ये दे रखा है। जैसे मैं क्वेश्चन का फ्रेम बताता हूँ एक, कि लेबर कोर्ट किन पर अपना लेबर कोर्ट के जुरिडिक्शन में निम्न में से क्या नहीं आता है, क्या नहीं आता। तो तीन इनमें से देगा, स्टैंडिंग ऑर्डर्स दे देगा, डिस्चार्ज दे देगा, डिसमिसल दे देगा, और एक रिटायरमेंट बेनिफिट दे देगा इसमें से। ठीक है, क्योंकि ये शेड्यूल नंबर 3 में आता है, और शेड्यूल नंबर 3 इसमें आता है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स के जुरिडिक्शन में आता है, ना कि लेबर कोर्ट के। ऐसा क्वेश्चन बना जाता है, इसलिए मैं शेड्यूल को यहाँ पे ज़्यादा जोर डाल रहा हूँ। अमेंडमेंट इनकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप देखना चाहो तो ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पे हम एंड करते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना, मस्त बना, ठीक है, लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करना चाहो तो कर लेना, और शेयर तो प्लीज़ कर ही देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।